कैसे हैं आप। और आज अमेरिका की क्रांति, चाइना, जो भी क्रांतियां हैं, रूस वगैरह की, सारी इस वीडियो में मैं डाल रहा हूं दोस्तों। और एक वीडियो अलग से और डाल लूँगा, वर्ल्ड के सारे कंप्लीट हो जाएंगे उससे। यानी कि जो मेन चैप्टर हैं वो मैंने डाल दिए हैं, यानी कि सारे ही मोस्टली डाल दिए हैं। अगर आप इनको करते हो एक दो बार तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा हिस्ट्री, आपको थ्योरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट ना करके हम स्टार्ट करते हैं सीधा वीडियो को। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वीं शताब्दी की संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो ये कौन सी घटना थी? तो ये अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था, जिसने क्या किया था, पूरे विश्व को क्या किया था, इसने हिला दिया था उस टाइम पे, यानी कि प्रभावित कर दिया था। बिना अमेरिकी प्रतिनिधित्व के कर नहीं का नारा, यानी कि बिना अमेरिकी प्रतिनिधित्व के कर नहीं का नारा कब प्रचलन हुआ, यानी कब प्रचलन में आया? तो ये आया था स्टैम्प एक्ट के विरोध में। न्यूयॉर्क के अंदर ये स्टैम्प एक्ट के विरोध में आया था। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो जो ये अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ था 5 सितंबर 1774। ये इम्पोर्टेंट डेट है। निम्न में से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के विचारक व दार्शनिक नहीं हैं। तो इसके अंदर जेम्स ओटिस व सैमुअल एडम हैं, जेफरसन व टॉम पेन भी हैं। देखिए कौन से इसमें से नहीं दिए गए। तो एडमंड बर्क भी दिए गए हैं, 4 नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस दल का संबंध अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से है? तो स्वामी भक्त, जो ये सम्राट के समर्थक थे, देशभक्त जो इंग्लैंड से स्वतंत्र होना चाहते थे, तो ये दोनों ही हैं इसके अंदर। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन फिलाडेल्फिया में कब हुआ? तो एक तो नाम याद रखिए आप, ये द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था फिलाडेल्फिया के अंदर। तो ये हुआ था 10 मई 1775 को हुआ था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का प्रधान सेनापति कौन था? तो ये हमें पता है कि जॉर्ज वॉशिंगटन थे। इम्पोर्टेंट नाम है, क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन उसमें नहीं आते हैं स्टेट में हमारे, आसान से लेवल के दे देंगे क्वेश्चन को। तो फिर भी हमें ये है कि थोड़ा डीप सा पढ़ के जाना चाहिए। तृतीय महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये बाल्टीमोर के अंदर हुआ था। इसका नाम याद रखिए, तृतीय महाद्वीप कांग्रेस। 1777 ईस्वी में सारगोटा के तीसरे युद्ध में किस अंग्रेजी सैन्य अधिकारी को जॉर्ज वॉशिंगटन ने आत्मसमर्पण हेतु बाध्य किया? तो ये बुरगोयन था, बुरगोयन इसका नाम था। ये चीज़ें हमेशा पूछी गई हैं स्टेट के अंदर कि सेनापति कौन था इस युद्ध में। जैसे कि पीछे आया हुआ था आयरकूटे, उसका सेनापति था। कौन से युद्ध की बात हुई थी वो, बक्सर, पता नहीं कौन सा युद्ध था, ऐसा कुछ। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अमेरिकी संविधान के संदर्भ में सत्य कथन है। तो एक बार सत्य कथन देख लेते हैं। तो 4 के 4 सत्य दिए गए हैं। 17 सितंबर 1787 ईस्वी को कांग्रेस के 55 प्रतिनिधियों ने अपने हस्ताक्षर कर फिलाडेल्फिया अधिवेशन में अमेरिका का गणतंत्र संविधान स्वीकार किया। ये सही चीज़ है। 21 जून 1788 को यह संविधान लागू किया गया। 1788 में लागू हुआ, ये याद रखिए आप। और 55 प्रतिनिधि थे, ये भी जरूरी है। 1789 में अमेरिका के संविधान के अनुसार सरकार का गठन किया गया, जिसका प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था? जॉर्ज वॉशिंगटन। ये सेनापति भी थे उस टाइम इसके स्वतंत्रता संग्राम के। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम है। तो ये सारे ही परिणाम निकले। अमेरिका का संविधान आधुनिक विश्व को प्रथम लिखित संविधान बना, ये भी सही चीज़ है। सबसे पहला संविधान लिखित संविधान है ये। विश्व में प्रथम बार आधुनिक शैली का प्रजातंत्र यानी कि जनतंत्र विकसित हुआ, स्थापित हुआ। अमेरिका विश्व का प्रथम राष्ट्र बना जिसने चर्च यानी कि चर्च को राजनीतिक मसलों से पृथक कर दिया और व्यक्तिगत विषय बना दिया। यानी कि इसने चर्च को क्या किया, व्यक्तिगत विषय बना दिया, राष्ट्र को धर्म से अलग कर दिया इसने। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है अमेरिका क्रांति की। इंग्लैंड ने अपने निवेशों में उदारवादी नीति का पालन करना प्रारंभ किया। इसमें से किस नाम से जाना गया? तो इंग्लैंड की द्वितीय उपनिवेशवादी नीति को इस नाम से जाना गया है, उदारवादी नीति को। किसने अमेरिका की क्रांति की भावना का फ्रांस के जनमानस में प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये लिफायते था, जिसने क्या किया था, अमेरिका की जो क्रांति थी उसकी भावना को फ्रांस के जनमानस में प्रचार किया इसने। तो ये लिफायते था। निम्न में से असुमेलित युग्म है। असुमेलित युग्म हमने देखना है, तो सारे ही सुमेलित दिए गए हैं। ये पैट्रिक हेनरी, या तो मुझे स्वतंत्र कर दो वरना मृत्यु दो, ये सारे दोस्तों आप देख लीजिए एक बार। वैसे ये चीज़ आती नहीं है, लेकिन फिर भी क्या एक बार देख लेना चाहिए, कई बार आ सकती है। यूरोप के इतिहास में 18वीं सदी को कहा जाता है। तो दोस्तों हम फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं अब। यूरोप के इतिहास में 18वीं सदी को क्या कहा जाता है?
तो इसको आलोचना की शताब्दी कहा गया है। क्रांति के समय फ्रांस में छपने वाला समाचार पत्र है, तो ये दोनों थे। फ्रेंड ऑफ द पीपल मारा द्वारा से संपादित था, मोनिटर था, दोनों ही थे ये। फ्रांस में क्रांति पंचांग का प्रारंभ माना जाता है, तो ये फ्रांस में क्रांति का पंचांग 21 सितंबर 1792 से माना जाता है। तो सत्याग्रह चुनने हैं, इसमें फ्रांस के प्रांतों के मुख्य अधिकारी को राजा नियुक्त करता था इनको, यानी कि इनको क्या जाता है 3 फ्रांस के 30 निर्दयी, ये सही चीज़ है। 30 ट्रेंट्स ऑफ द फ्रांस, इनको कौन नियुक्त करता था? राजा नियुक्त करता था। ये चीज़ आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो ऐसी चीज़ें एग्जाम के अंदर आती हैं। फ्रांस में 400 जो तरह की अलग अलग कानून प्रणालियाँ थी, ये याद रखने की 400 अलग कानूनी प्रणालियाँ थी। राजा की मुद्रा के अंतर्गत उसने कृपा पात्रों को दिए गए पत्रों, यानी कि लेटर्स दी क्या होने गए कैचेट में किसी व्यक्ति का नाम भरकर उसे दंडित किया जा सकता था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 400 अलग अलग कानून प्रणालियाँ थी, और किसी भी कृपा पात्र को राजा अगर ये लेटर जो लिखा हुआ है नाम लेटर द कैप्चर दे देता था, तो इसके अंदर वो अगर किसी का नाम लिख के यानी कि किसी को भी दंड दे सकते थे, इसके अंदर किसी का नाम भर के। वो पेरिस में विशेष तरह के 13 न्यायालय थे, ये इंपॉर्टेंट है। 13 पार्लियामेंट यानी कि 13 न्यायालय वहाँ पर थे। 13 न्यायाधीशों की सभा को पार्लियामेंट कहते हैं, तो पार्लियामेंट भी नाम याद रखना आपने। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फ्रांस की क्रांति की पूर्व संध्या पर प्रचलित शब्द संक्युलोस से क्या तात्पर्य है? तो अकाल, बेरोजगारी, कारखाना बंदी से आदि से त्रस्त भूखे नंगे जो लोग थे पेरिस में एकत्रित हो रहे थे। तो ये इस शब्द का मतलब यहाँ दिया गया है, आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए। विश्व इतिहास में जो आधुनिक लोकतंत्र का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आधुनिक लोकतंत्र का जन्मदाता माना जाता है रूसो को। ये कहा जाता है कि अगर रूसो ना होता तो ये फ्रांसीसी क्रांति ना हुई होती। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति पर सबसे अधिक प्रभाव किन का पड़ा? तो ये पड़ा था रूसो का। किसने रूसो को क्रांतिकारियों का पैगंबर कहा है? तो ये कहा है गर्साय ने। गर्साय नाम याद रखना है। फ्रांस की क्रांति के 3 महान आदर्श यानी सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है रूसो को। रूसो ना होता तो क्रांति ना होती, ये चीज़ याद रखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये कई बार एग्जाम में आई हुई चीज़ है कि ये ना कौन सी क्रांति से संबंध रखती है ये चीज़? ये फ्रांस की क्रांति से संबंध रखती है ये चीज़। वॉल्टेयर ने तो हमारी बुद्धि को ही आकृष्ट किया, रूसो ने हम तो हमारे दिलों को छू लिया। यह कथन किसका है? तो ये जोसेफ सीए का है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फिजियोक्रेट्स में कौन शामिल नहीं है? फिजियोक्रेट्स में जो शामिल नहीं है वो वॉल्टेयर है। बाकी ये तीनों नाम याद रखने हैं, तुर्गो, कैलोन और क्विसने। तो ये नाम याद रखने आपने। किसानों द्वारा फ्रांस में सड़क की मरम्मत के लिए दिए जाने वाली सेवाएं वैसा मानतो कि यहाँ उनकी द्वारा की जाने वाली बेगार कहलाती थी। तो बेगार को क्या बोला जाता था? कोरवी बोला जाता था यहाँ पे। तो याद रखना आपने, कोरवी इसका नाम था। स्टेट जनरल के तीसरे वर्ग थर्ड स्टेट के प्रतिनिधियों को टेनिस कोर्ट की शपथ। टेनिस कोर्ट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई है। टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई? तो ये 20 जून 1789, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये। बास्तिल का पतन कब हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था 14 जुलाई 1789, यानी कि आगे पीछे डेट है, ये देख लीजिए आप एक बार। अगर आप इसको लास्ट टाइम में थोड़ा आंखों से निकालते हैं तो काफ़ी आपको अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा। लुई 16वां के द्वारा यह पूछने पर कि यह विद्रोह है, एक दरबारी द्वारा उत्तर दिया गया कि राजन यह एक क्रांति है। तो किस घटना को इंगित करता है? ये बास्तिल के पतन के बारे में ये चीज़ बोली गई है। जो बास्तिल का पतन होता है तो उसके बारे में ये कोटेशन दी गई है। नागरिक सुरक्षा बिल, सिविल गार्ड्स का सेनापति कौन था? तो ये लफायते था। लफायते नाम याद रखना है। फ्रांसीसी क्रांति के झंडे में रंगों में जो शामिल रंग नहीं है, हरा रंग नहीं है, सफ़ेद रंग है, नीला है, लाल है, ये तीनों रंग आपने याद रखने हैं। फ्रांस का पहला लिखित संविधान किसे माना जाता है? तो फ्रांस का संविधान लिखा गया था 1791 का जो संविधान था, तो उसको पहला लिखित संविधान कहा गया है। यानी कि ये फ्रांस के बारे में, वैसे लिखित संविधान अमेरिका के अंदर सबसे पहला, ये फ्रांस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। फ्रांस में सर्वशक्तिमान परमात्मा की पूजा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? तो ये है रोबस्पियर का। रोबस्पियर 8 जून 1794 को रोबस्पियर ने इसका प्रारंभ किया। इसने कहा कि राजा को मारना ही पड़ेगा ताकि राष्ट्र जीवित रह सके। तो ये गिलोटिन कर देते हैं लुई 16वें को, यानी कि मार देते हैं गिलोटिन। वहाँ पे एक मारने के लिए कुछ ऐसा था, आप नेट पे चेक कर सकते हैं उस चीज़ को। फ्रांस में किस कानून के अनुसार किसी मनुष्य को बिना गवाही के मृत्युदंड दिया जा सकता था? तो ये क्या था? लॉ ऑफ 22
प्रायरियल। फ्रांसीसी क्रांति का सर्वाधिक मौलिक विचारक किसे माना गया है? तो ये एबेसिये को माना गया है। थोड़ा ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का। निम्न में से किस उपाधि का संबंध फ्रांस का युद्ध मंत्री कोर्नो से है? तो ये सारे ही रक्षा का व्यवस्थापक, विजय का संगठनकर्ता, विजयों का व्यवस्थापक, तो ये चीज़ है। 20 जून 1791 का संबंध निम्न में से किस घटना से है? तो ये संबंध रखता है लुईस 16वें ने फ्रांस से भागने का प्रयास किया था इस चीज़ के अंदर, तो ये चीज़ आप याद रखिए। फ्रांस के आतंक का जो राज्य के संदर्भ में सत्य कथन है, तो ये सारे ही सत्य कथन है। आतंक के काल का आरंभ 9 मार्च 1793 में क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना से हुआ। लियंज के नगर को तबाह कर क्रांतिकारियों ने इसका नाम स्वतंत्र नगर रख दिया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लियंज नगर का नाम स्वतंत्र नगर रख दिया। इसका अंत 28 जुलाई 1794 को रॉबस्पियर की मृत्यु के साथ हुआ। ये तीनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट दी गई हैं दोस्तों, एक बार बहुत अच्छे से आपने ये चीज़ देख लेनी है। आतंक राज्य के तहत गठित सार्वजनिक रक्षा समिति जनवरी 1793 में शामिल नेता है, तो शामिल नेता सारे ही हैं ये। रॉबस्पियर व कोर्नो भी है, दांते भी है, सेंट जस्ट भी है। 27 अक्टूबर 1797 से डायरेक्टरी का कार्यकाल आरंभ हुआ। यह फ्रांस के इतिहास में किस नाम से जानी जाती है? तो यह रक्तहीन क्रांति के नाम से जानी जाती है। 1795 की डायरेक्टरी जो भी है आप इसको एक बार देख लीजिए। 18वीं सदी का अंतिम व सबसे महान प्रभु शासक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। 21 जुलाई 1798 ईस्वी को युद्ध में नेपोलियन ने मिस्र को पराजित किया, तो ये युद्ध पिरामिडों का युद्ध इसको कहा जाता है। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार आया है ये चीज़। हरियाणा के अंदर आया, SSC के अंदर आया हुआ चीज़। 1804 इसका राइट आंसर है। मेरी सैकड़ों विजय यात्राएं नहीं, अपितु मेरा विधान मुझे दीर्घकाल तक अमरता प्रदान करेगा, तो ये नेपोलियन का कथन है, ये आपने ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा देश तृतीय गुट 1805 ईस्वी में शामिल नहीं है? तो ये इटली है। 6 अगस्त 1806 को पवित्र रोमन सम्राट के पद का अंत किसने किया? तो 6 अगस्त 1806 को जो पवित्र रोमन सम्राट के पद का अंत करने वाला था नेपोलियन था। ये अपने ध्यान रखना है। 1806 के अंदर क्या हो गया था, रोमन सम्राट के पद का अंत कर दिया था नेपोलियन ने। नेपोलियन ने इंग्लैंड की आर्थिक समृद्धि को महाद्वीपीय व्यवस्था द्वारा नष्ट करने का प्रयास किया। इसके लिए उसने विभिन्न आदेश जारी किए। इन आदेशों की तिथियों का असुमेलित युग्म है। तो आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि कौन सा पहले है कौन सा दूसरे पे है, तो ये आप एक बार इसकी डेट आप ध्यान से देख के जाना। ये करेक्ट नहीं था यहाँ पे, असुमेलित युग्म नहीं था ये। नेपोलियन द्वारा स्थापित फ्रांस की संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था को नियंत्रित करने वाली संस्था है, तो ये कौन सी संस्था है? ये यूनिवर्सिटी थी फ्रांस की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को करने वाली। नेक्स्ट देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट ने किस देश को बनियों का देश कहा है? तो ये इसने कहा है ब्रिटेन को। सुमेलित कथन चारों है ये। कैलाश की संधि, ये सारा सही है, आप एक बार देख के जाइएगा इस चीज़ को, सारी ये चीज़ सही दी गई है। नेपोलियन बोनापार्ट के विरुद्ध चतुर्थ संघ का निर्माण कब हुआ? तो ये हुआ था अगस्त 1813 के अंदर, जब ये नेपोलियन ने क्या किया था, नक्शा ही बदल दिया था संपूर्ण यूरोप का। चतुर्थ संघ व नेपोलियन बोनापार्ट के मध्य अगस्त 1813 में कौन सा युद्ध होता है 1813 के अंदर? तो ये इसको बोलते हैं डेस्टन का युद्ध। डेस्टन का युद्ध 1813 में हुआ था, ये आपने याद रखना है। तो 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 1813 के मध्य हुए किस युद्ध को सब राष्ट्रों का युद्ध कहा जाता है? सब राष्ट्रों का युद्ध देखिए किसको बोलते हैं? लिपिज्म के युद्ध को बोलते हैं। लिपिज्म का युद्ध इंपॉर्टेंट है नाम। तो ये इनके कथन दिए गए हैं, आप इनके कथन खुद से कीजिए। अगर मैं बोलूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें दोस्तों वीडियो में, यानी कि लंबी वीडियो बनेगी। इनमें से सुमेलित युग्म है, सुमेलित सारे ही हैं ये, यानी कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वैसे एक बार मैं इसको करा देता हूँ। नेपोलियन नन्ना कॉर्पोरल इसको नाम है इसका। द्वितीय जस्टिन इसका नाम है नेपोलियन का। रॉबस्पियर के वध को क्या कहते हैं? थर्मिडर की क्रांति इसको बोलते हैं। रॉबस्पियर को क्या कहते हैं? पवित्रों में पवित्र बोला गया है इसको। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तीनों, एक बार आपने ये भी देखनी है। रूस की क्रांति और चीन का आधुनिकरण, यानी कि हम रूस की क्रांति देखते हैं अभी। जिनमें से रूस की क्रांति का प्रमुख कारण है, तो ये चारों कारण दिए गए हैं। निरंकुश राजतंत्र, सामाजिक विषमता, कृषक व श्रमिक असंतोष, हार्को व पोटाला में किसान विद्रोह का भड़का, तो ये भड़का था 1902 के अंदर।
रूस में सरबराह अधिनायक तंत्र किसने स्थापित किया? तो ये किया था लेनिन ने। दोस्तों इसके थोड़े कम क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा आपके लिए अच्छे रहेंगे। अखिल रूसी सोवियत सम्मेलन के संदर्भ में सत्य कथन है? तो ये चारों ही सत्य हैं। यह सम्मेलन 7 नवंबर 1997 को लेनिन ने अध्यक्षता में हुआ। इसमें युद्धरत राष्ट्रों से अपील की गई कि शीघ्र युद्ध बंद करके शांति वार्ता आरंभ करने की पहल। इसमें जमींदारों की भूमि बिना मुआवजा दिए जब्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये अखिल रूसी सोवियत सम्मेलन की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये चीज़ क्या है, एक 1927 के अंदर भी ऐसा सम्मेलन होता है, उसके अंदर नेहरू भी भाग लेते हैं। 3 मार्च 1918 को ब्रेस्ट लिस्टोवल की संधि किन देशों के मध्य हुई थी? यानी कि ये ब्रेस्ट लिस्टोवल की संधि है, नाम याद रखना आपने इसका। तो ये हुई थी रूस व जर्मनी के मध्य, ये इंपॉर्टेंट है। बोल्शेविक सरकार द्वारा संकट के समय में स्थापित आर्थिक व्यवस्था है? तो ये युद्धकालीन साम्यवाद। कम क्वेश्चन है इसके दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो भी है इम्पोर्टेंट है ये भी। लेनिन ने मार्क्सवादी सिद्धांतों में परिवर्तन करके नवीन आर्थिक नीति या नेप कब अपनाई? नेप इसका नाम है। तो ये कब अपनाता है? ये अपनाता है 1921 से 1929 ईस्वी के मध्य। और ये कथन दिए गए हैं, ये सारे ही, इनमें ये चौथे वाला नहीं है, बाकी ये सारे हैं। नीलिस्टो जनता के बीच चलो, BH समनर का है युद्ध महायुद्ध ना होता तो जाराशाही का अंत भी ना होता। लेनिन हमें एक कदम पीछे हटाना होगा ताकि हम 2 कदम आगे बढ़ सके। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ क्रांतियों के बारे में। एक वीडियो और आएगी वर्ल्ड की, जो मैं डालने या तो आज डालूंगा या कल डालूंगा, जैसे ही मुझे टाइम लगता है। तो दोस्तों आप इनको अच्छे से करेंगे तो भी आपके बिना थ्योरी अच्छा आपका पेपर होने वाला है इन क्वेश्चनों में से। और दोस्तों आप चैनल को लाइक ज़रूर करना, यानी कि सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, बस ये मेरी आपसे वो है, और शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।